बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, फ्लूइड थेरेपी एंड न्यूट्रिशन के तीसरे लेक्चर के तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि डिफरेंट फीडिंग फार्मूले कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फ्लूइड्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग डिफरेंट पेशेंट्स में देते हैं पारेंटल थेरेपी के लिए या एंटेरल थेरेपी के लिए, और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए डिफरेंट डिजीजेस के अंदर। ये वाले फ्लूइड्स की जो नेचर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे फ्लूइड्स दिए हुए हैं जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कम से कम वो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। आप लोगों को हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला हाउस जॉब में भी, और यहाँ पे भी क्लिनिकली भी आपको वाइवा वगैरह में भी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बच्चे ये देखें, इसमें लिखा हुआ है जो पहला फ्लूइड है, फ्लूइड फॉर्मूला टाइप प्रोप्राइटरी नेम स्टैंडर्ड इंटैक्ट या पॉलीमेरिक। ये मतलब इसकी नेचर है। अब ये किस नाम से आता है? एंश्योर के नाम से बहुत कॉमनली आता है। इसको हम लोग हॉस्पिटल में अपने यूज करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की खास तौर पे इनकी बात कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं? मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 1 कैलोरी पर एमएल के हिसाब से प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा है, इसकी टॉलरेबिलिटी टॉलरेंस है। ठीक है, न्यूट्रिशनली कंप्लीट है, होल प्रोटीन पॉलीसेकेराइड और मिक्सचर ऑफ फैट्स कंटेन करता है। तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। नंबर 2 के ऊपर जो फ्लूइड आता है दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एनर्जी डेंस, यानी कि कंसंट्रेटेड फ्लूइड है। इसको हम लोग यूजुअली जिस नाम से यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में दैट इज एंश्योर प्लस। ठीक है, ये उन लोगों को यूजुअली दिया जाता है जो यूज इन रीनल, लिवर या हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ठीक है, जहां पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जरूरी होती है। यानी कि बताने का पर्पस ये है कि देखिए, किसी भी चीज की डेंसिटी तब भी इंक्रीज करती है जब उसके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है और जो सॉल्यूट का जो मैस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने वाटर को यहाँ से कम कर दिया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे समझे जो मैं बताता हूँ। अक्सर एग्जांपल ये वाली कोट करता हूँ कि दो बीकर्स हैं आपके हाथ में। एक बीकर में भी एक पिंच ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाला है, दूसरे बीकर में भी आपने 1 पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला है। लेकिन एक बीकर में आप लोगों ने फ्लूइड डाला है 10 ml, दूसरे बीकर में आपने फ्लूइड डाला 5 ml। तो जो आपका दूसरा बीकर है जिसके अंदर फ्लूइड 5 ml है, कम फ्लूइड है, उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो एंश्योर प्लस वो आपका बेसिकली फॉर्मूला है जिसके अंदर वाटर या सॉल्वेंट कम होता है और जो सोल्यूट्स हैं वो ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है। 1.5 टू 2 कैलोरी प्रोवाइड करता है पर एमएल के हिसाब से। वाटर कंटेंट कम है इसके अंदर। रीनल फेलियर, लिवर फेलियर और हार्ट फेलियर के अंदर यूज किया जा सकता है कॉमनली। ठीक है, उसके बाद और ये एंटेरल है, यानी कि आपने एनजी ट्यूब के जरिए ये दे सकते हैं। हाई प्रोटीन की बात की जाए तो हाई प्रोटीन में कॉमनली जो आता है दैट इज ऑस्मोलाइट एचएन। ऑस्मोलाइट एचएन से मुराद है हाई नाइट्रोजन कंटेंट, जो कि तकरीबन 20% से भी ज्यादा टोटल कैलोरीज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और एक्यूट जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे सिवियर स्ट्रेस की जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे उनके अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हाई फाइबर। ये आप लोग नहीं भी करते, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन बाकी मुझे देखने दें। हाँ, ये देखना है एलिमेंटल फॉर्म के जो सॉल्यूशंस हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये आपको करना है एलिमेंटल फॉर्म वाला, जिसमें पेप्टिसोन और पेप्टी 2000 और वाइटल ये तीनों कॉमनली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ। तो वाइटल या पेप्टिसोन आपको पता होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्मूला है। खास तौर पे उनमें यूज किया जाता है जिनके अंदर एब्जॉर्प्टिव या डाइजेस्टिव मैकेनिज्म इम्पेयर्ड होते हैं। पैंक्रियाटाइटिस और क्रोहन डिजीज के पेशेंट के अंदर इनके अंदर फ्री अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स शामिल होते हैं, जो कि बेसिकली हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन्स का, यानी कि डाइजेस्टेड फॉर्म है। लो फैट कंटेंट होता है, ठीक है, यूजुअली इनका। और ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप लोगों को हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी आप लोगों को ये वाली बात फेस करना पड़ेगी कि पेशेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी इश्यूज आते हैं। अब हम ये देखते हैं, आखिरी तीन आप लोग देख लें। रीनल डिजीज के अंदर स्पेसिफिकली जो यूज किया जाता है दैट इज नेफ्रो, और ये प्रोटीन इसके अंदर कम होती है। ठीक है, क्योंकि किडनी का काम ही प्रोटीन की डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाना है। अगर वो एक्सक्रीट, किडनी डिजीज है किसी बंदे को तो वो नहीं एक्सक्रीट करवा सकेगी, तो उसको हम लोग अब एलिमेंटल सोल्यूशन तो नहीं देंगे ना जो कि पॉलीपेप्टाइड या अमाइनो एसिड रिच होता है। उसको हम ऐसी सोल्यूशन देंगे जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होगा। तो नेफ्रो के अंदर रिड्यूस प्रोटीन और वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि किडनी के मरीज को दो ही मुश्किलात होती हैं, एक तो ये कि वो प्रोटीन की प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, और नंबर 2 उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन होने का चांस होता है। हिपैटिक डिजीज में यूज किया जाता है हिपैटिक एड। ठीक है, जिसके अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं और एरोमेटिक कम होते हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इफेक्ट होता है लिवर डिजीज की वजह से।
तो अगर किसी बंदे को लिवर डिजीज है भी तो उसके अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जारी रहेगा, वो अनअफेक्टेड रहता है। और पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, लिवर यानी कि लंग की डिजीजेस के, उसको हम लोग देते हैं पल्मो केयर, जिसके अंदर हाई फैट कंटेंट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। ठीक है, ये बेसिक आपके फ्लूइड्स हैं, इनका आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ये फ्लूइड्स नहीं है, बेसिकली ये फीडिंग प्रेपरेशंस है, फीडिंग फॉर्मूले हैं, इनको फ्लूइड्स नहीं कहना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। बच्चे ये बेले का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों को मैंने अभी बीच में रखा था लेक्चर के। दो तीन चीजें ऐसी थी जो कि मैं सोच रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक सीक्वेंस में नहीं आ रही थी, तो वो मैंने आपको एंड पे कराई। एक तो मैंने फीडिंग फॉर्मूले कराया, नंबर 2 पे आपको ये करवाना है द मस्ट टूल। ये आपके प्रॉफ का एससीक्यू का टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज मस्ट टूल। मस्ट टूल का आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले ये देखें कि मस्ट होता क्या है। ये देखें यहाँ पे इसने फिगर की डिस्क्रिप्शन में लिखा है द मॉल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, जिसको हम कहते हैं मस्ट टूल। कि किसी भी बंदे की न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करवाना है या मॉल न्यूट्रिशन उसके अंदर चेक करनी है, तो आपको यही पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हम कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बच्चे आज के अंदर आता है बीएमआई, जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। वेट लॉस की हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ प्रीवियस 3 to 6 मंथ या एक्यूट डिजीज इफेक्ट। ठीक है, अब आप ये देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में रीड कर रहा हूँ। बीएमआई अगर 20 से ज्यादा है तो स्कोर 0 है। ठीक है, स्कोर 1 होगा अगर बीएमआई 18.5 से 2 तक है, और 2 स्कोर होगा अगर 18.5 से भी कम है, यानी कि सिवियर बॉडी मास इंडेक्स में कमी है। वेट लॉस अगर 5% से कम है तो 0 स्कोर, 5 to 10% तक है तो 1, और 10% से भी ज्यादा है, जो कि इवन कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी हम लोग बहुत सिग्निफिकेंट समझते हैं, तो 2 स्कोर होगा। acute disease effect, add a score of 2 if there has been or is likely to be no or very little nutritional intake for greater than 5 days। अगर 5 दिन से ज्यादा इंटेक बहुत कम है तो 2 आपने स्कोर ऐड करना है। अब आप देखें ओवरऑल स्कोर क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मस्ट टूल के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज 6। बीएमआई का मैक्सिमम स्कोर 2 है, वेट लॉस का मैक्सिमम स्कोर 2 है, और अगर उसका एक्यूट डिजीज इफेक्ट है यानी कि एनोरेक्सिया वगैरह है या इनटेक कम है तो उसका भी मैक्सिमम स्कोर 2 है, तो 2 2 2 6 टोटल स्कोर है। ठीक है, अब आपका जो भी इसमें से स्कोर आया, अगर ये जो आपका आखिरी कंपोनेंट है एनोरेक्सिया वाला ये नहीं भी है तो बाकी 2 तो आप असेस करें ना, बीएमआई या वेट लॉस, तो उसका स्कोर अब आप लोग एक्यूमुलेट करें। ठीक है, ओवरऑल रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन क्या बनती है, 0 पे लो है, 1 पे मीडियम है, 2 या इससे ज्यादा स्कोर है तो ये हाई रिस्क है। अब देखें 0 स्कोर है तो रूटीन क्लिनिकल केयर करनी है, मीडियम स्कोर है 1 यानी कि तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और या 2 या 2 से ज्यादा है तो ट्रीट करना है। अब तीनों के अंदर प्रोटोकॉल क्या बनता है इसको फॉलो करेंगे हम। 0 स्कोर पे बच्चे रिपीट करवाएंगे स्क्रीनिंग, हॉस्पिटल में उसका विजिट होना चाहिए एवरी वीक, केयर होम्स में रखा जा सकता है एवरी मंथ में उसका विजिट हो सकता है, कम्युनिटी में एवरी ईयर फॉर स्पेशल ग्रुप दैट इज दोज ग्रेटर देन 75 ईयर्स। ठीक है, ऑब्जर्व किसे करना है, जो 1 जिनका स्कोर था हॉस्पिटल में, डॉक्यूमेंट डाइटरी एंड फ्लूइड इनटेक फॉर 3 डेज, केयर होम्स में भी यही है, और कम्युनिटी में क्या है कि रिपीट करवाएं स्क्रीनिंग फ्रॉम लेस देन 1 मंथ टू ग्रेटर देन 6 मंथ। ठीक है, और डाइटरी एडवाइस करें, ट्रीट करें 2 या 2 से ज्यादा स्कोर वाले लोगों को हॉस्पिटल में लिखा है कि रेफर टू डाइटिशियन या इंप्लीमेंट लोकल पॉलिसीज। ठीक है, जनरली फूड फर्स्ट फॉलोड बाय फूड फोर्टिफिकेशन एंड सप्लीमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन करें। फूड फोर्टिफिकेशन से मुराद ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि लोग अलग से कॉमनली ले नहीं सकते उनको आप लोग उनकी डाइट में शामिल कर दें। जैसे हम कहते हैं कि आयरन सप्लीमेंटेड ऑयल्स एंड घीज आ रहे हैं, विटामिन डी फोर्टिफाइड विटामिन घी और ऑयल्स आ रहे हैं, वो आप दें। ठीक है, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है, वो आप दे सकते हैं, मतलब जिसके अंदर फोर्टिफिकेशन हुई हो, चीजें प्री एडेड हो, पहले से ही एडेड हो। ये आपका मस्ट टूल है, ये आप लोगों को लाजमी मस्ट मस्ट आना चाहिए आपको ये मस्ट टूल। तीसरा बच्चे जो आर्बिट्रेरी टॉपिक एक मैं आपको समझाना चाह रहा था दैट इज रीफीडिंग सिंड्रोम। इसको देखें कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, बड़ी खूबसूरत इसने ये डायग्राम के अंदर गूगल इमेजेस पे इसने समझाया है। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि जो भी बंदा कैटाबॉलिज्म का शिकार है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसके अंदर इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं और ग्लूकागॉन के लेवल ज्यादा होते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसके बॉडी प्रोसेसेस को, तो उसके अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज होगा, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगा,
और विटामिन एंड मिनरल के न्यूट्रिएंट लेवल्स कम होंगे, ठीक है? अब आपने उस पेशेंट को रीफीड किया, यानी कि दोबारा से खाना दिया है। पहले वो खाना-वाना सही ले रहा था, उसके ऊपर कोई आज़माइश आई, वो कैटाबॉलिज़्म का शिकार हुआ, उसकी बॉडी में डिफ्यूज़ कैटाबॉलिज़्म या माल न्यूट्रिटिव स्टेट हुई। अब आपने उसको रीफीड किया और रीफीडिंग में यूजुअली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देते हैं एज़ मेन एनर्जी सोर्स, क्योंकि वो फिल फॉर एनर्जी के लेवल्स को बूस्ट करती है। उस कार्बोहाइड्रेट को देने की वजह से रिस्पॉन्स में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, सोडियम रिटेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा हो जाती है सेल्स की। थायमिन का यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थायमिन बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पे काम करती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के लिए, ठीक है? जिसकी वजह से आप देखें क्या-क्या मैनिफेस्टेशन आएगी, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि तीनों आयन्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रासेलुलरली शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है? थायमिन की डेफिशिएंसी होगी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। इसको बेसिकली हम लोग रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसकी पैथोलॉजी पूछी जाती है, रिटन में आ जाती है, ये समझ आना ज़रूरी है। ये देखें बच्चे, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त एक और चार्ट है रीफीडिंग सिंड्रोम का। पूरा पैथोजेनेसिस इसने बताया है और ये भी बताया है कि इसकी वजह से मैनिफेस्टेशंस क्या-क्या होंगी, ठीक है? ये सारी आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगा आपके ग्रुप के अंदर, तो ये स्टडी कर लीजिएगा।